नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 19 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है रामलला विराजमान भाग 8, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक प्रोफेसर हैरब चतुर्वेदी जी ने। यह लेख कोरा पर भी उपलब्ध है। बात करते हैं रामलला विराजन भाग 8 की। अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ 3 पृथक नगर हैं जो अवध के नवाब वजीरों की राजधानी रहीं। अयोध्या के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके बाद उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब वजीर हुआ। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अयोध्या के नामकरण का इतिहास। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अयोध्या को पिकोसिया संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16वीं थी। संभवतः उसने बौद्ध मतावलंबियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आईन अकबरी में इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस उल्लिखित है। सृष्टि के प्रारंभ से त्रेता युगीन रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं और इस वंश का बृहदत्र अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया। फिर लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिला। फिर यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ मौजूद महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर के शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या सरकियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की। उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण कर मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढह गया। अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप आए राजनीतिक स्थायित्व के कारण अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया था। इसके भू राजनीतिक एवं व्यापारिक कारण भी थे। गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली आगरा को शूद्र बंगाल से जोड़ने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है। अब अकबर ने जब 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया, तब उसने अवध का सूबा बनाया था और अयोध्या ही उसकी राजधानी थी। यहाँ प्रसंगवश बताते चलते हैं कि आधुनिक भारत में अयोध्या के प्रामाणिक इतिहासकार लाला सीताराम भोप, जिनकी पुस्तक अयोध्या का इतिहास राम जन्मभूमि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्माण में भी सर्वत्र उद्धृत है, अयोध्या के मूल निवासी होने के नाते गर्व के साथ अपने नाम से पहले सदैव अवधवासी लिखते थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जब मुगल साम्राज्य विघटित हुआ, तब अनेक क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य उभरने लगे। उसी दौरान में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुई। 1731 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अवध का सूबा अपने सिया दीवान वजीर सादत खां को प्रदान किया था। इसका नाम मोहम्मद आमीन बुरहानुल मुल्क था और उसने अपने सूबे के दीवान दयाशंकर के माध्यम से यहाँ का प्रबंधन संभाला। इसके बाद उसका दामाद मंसूर अली सफदर जंग की उपाधि के साथ अवध का शासक बना। उसका प्रधानमंत्री या प्रांतीय दीवान इटावा का कायस्थ नवल राज था। इसी सदरगंज के समय में अयोध्या के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके बाद उसका
पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब वजीर हुआ और उसने अयोध्या से 3 मील पश्चिम में फैजाबाद नगर बसाया। यह नगर अयोध्या से अलग और लखनऊ की पूर्वी छाया बना। वस्तुतः इसी शुजा-उद-दौला के मरणोपरांत फैजाबाद उनकी विधवा बहू बेगम की जागीर के रूप में रही और उनके पुत्र आसफ उद-दौला ने नया नगर लखनऊ बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर ली। ये 1575 में, यह 1775 की बात है। अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ 3 पृथक नगर है जो अवध के नवाब वजीरों की राजधानी रही। इस राज्य का संस्थापक चूंकि मुगलों का दीवान वजीर था, अतः अपने शासन की वैधता के लिए वे अपने आप को नवाब वजीर कहते रहे। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब वजीर था। उसके बाद उनकी बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिल्किम बद्र सिर्फ आंग्ल शताधीशों से साल 1857 से 58 के दौरान लड़ते रहे, लेकिन 1856 के आंग्ल प्रभुत्व से अवध को मुक्त कराने में असफल रहे। इसी वाजिद अली शाह के समय सांप्रदायिक विवाद सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में उठा और नवाब वाजिद अली शाह ने अंततः हिंदुओं के हक में निर्णय देते हुए लिखा था, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ। गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। इस निष्पक्ष निर्णय पर तत्कालीन आंग्ल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मुबारकबाद भी प्रेषित की थी। इस प्रकार फैजाबाद के नाम परिवर्तन से इतिहास के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के समक्ष यही समस्या आएगी कि अयोध्या का इतिहास क्या, फैजाबाद का विक्रम क्रम क्या, फैजाबाद का विकास कैसे होगा। क्या इसी फैजाबाद के नक्शे पर ही पुराने लखनऊ की संरचना की कल्पना की गई थी? कैसे? नामकरण वस्तुतः उसी का अधिकार होता है जो नगर, स्थान, इमारत की स्थापना निर्माण में रहा हो। और यदि किसी स्थान का नाम परिवर्तन करना भी हो तो उसके निर्णय में जनतंत्र में जन की भूमिका अवश्य होनी चाहिए और इसका सीधा सा तरीका जनमत संग्रह का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी यह मूल भाव था कि हम भारत के लोग, यहाँ लोग सिर्फ शासक, प्रशासक, पुरोहित वर्ग नहीं हैं। ये सवाल लाजिमी है कि क्या किसी जनमत संग्रह के जरिए ये नाम परिवर्तित हो रहे हैं या शासन प्रशासन की सनक और हनक भी। न्याय के विषय में यही मान्यता है कि वह सिर्फ निष्पक्ष रूप से प्रदान की जा सकती है, अपितु ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। इन नाम परिवर्तनों में क्या ऐसा न्यायिक और तार्किक जनतांत्रिक सिद्धांत अथवा पद्धति का पालन सुनिश्चित किया गया? आर्टिकल BBC WS हिंदी के लिए प्रोफेसर हैरम चतुर्वेदी, पूर्व जो विभाध्यक्ष के इतिहास के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिखा है, यह आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।